पुलिस की खाकी वर्दी जिसे देखकर अपराधियों को थर-थर कांपना चाहिए, जिस खाकी वर्दी को देखकर गुंडों की पैंट गीली हो जानी चाहिए, आज वही अपराधी इस खाकी वर्दी को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कि आपके क्षेत्र में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चलता है और किसी को कुछ पता नहीं रहता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस गोरख धंधे से फंडिंग मिलती है? कई पुलिसकर्मी चंद रुपयों की लालच में अपना ईमान बेच देते हैं। देशभक्ति और जनसेवा की दुहाई देने वाले कई पुलिसकर्मी इस पवित्र वर्दी की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। क्या विडंबना है हमारे देश की, जहां न्याय की रखवाली करने वाले अन्याय के हिस्सेदार बन जाएं, तो कैसे चलेगा हमारा यह लोकतंत्र? मैं 30,000 की भी खरीदती हूँ, 4,000 तक भी खरीदती हूँ, 6,000 तक भी खरीदती हूँ। 1,000 की भी मिलती है, 500 की मिलती है, 200 की मिलती है। सच्ची और निडर पत्रकारिता के अंदर एक आग नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी धधकता है। वो ज्वालामुखी जो देश की हर ईंट के नीचे दबी हुई चीखों को, हर अंधेरे कोने में सिसकती मासूमियत को बाहर उगल देता है। एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में हमारी हर सांस में बस एक ही मंत्र बसता है, सच्चाई, सच्चाई और सिर्फ सच्चाई। वो अनैतिकता की काली स्याही, वो पाप की बदबूदार नदियां जो समाज की आत्मा को रोज कुतर रही हैं, अब हम उन्हें नंगा करेंगे और इस दुनिया के सामने लाकर रख देंगे, निडर होकर, निष्पक्ष होकर, क्योंकि हमारी पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि इबादत है, एक पूजा है जो हमारी खून की हर एक बूंद में बसती है। याद है वो माँ की लोरी जो अपने बच्चे को भूखे पेट सुलाती है, वो बहन की चीख जो रात के सन्नाटे में हमेशा गूंजती रहती है। दिल नहीं आत्मा रोती है जब देखता हूं कि जो लोग जिम्मेदारी का चोला पहने सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का ढोंग करते हैं, खुद को देशभक्ति का ताज पहनाते हैं, मासूम सी जनता का मसीहा बनते हैं, वही लोग रात के अंधेरे में घिनौने हैवान बन जाते हैं। वो घिनौने अपराध, वो शोषण की काली रात जिनके पन्ने खून से लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर इंसानियत शर्म से मर जाती है। लेकिन अब हम उस इंसानियत को मरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो वो मासूम बच्चे की आंखों में बुझती उम्मीद, वो विधवा औरत की सिसकियां अब सब की सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए हम चुप नहीं रहेंगे, हम चीखेंगे, हम चिल्लाएंगे, हम गरजेंगे और तूफान बनकर हर बार इसी तरह सामने आते रहेंगे। हर खबर में हमने कभी सत्ता का दरवाजा नहीं देखा, न कभी पद का ताज देखा। समाज सेवक का झूठा चेहरा हो, जनप्रतिनिधि का सिंहासन हो, पत्रकारिता का चोला पहने कुख्यात अपराधी हो, या फिर पुलिस की खाकी वर्दी के पीछे इंसानियत और मानवता के दलाल। अगर तुम जनता के खून से अपना महल बना रहे हो, उसके आंसुओं से अपना ताज चमका रहे हो, तो सुन लो, अब हम आ चुके हैं। हमारी कलम तलवार बनेगी, हमारी आवाज बिजली बनेगी, जो तुम्हारा काला सच इस दुनिया के सामने लाकर रख देगी। फिर चाहे गोलियां चल जाएं, चाहे जेल की सलाखों के पीछे हमें धकेल दिया जाए, चाहे दुनिया हमें पागल करे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चों को लोरिया सुनाकर भूखा सुला देती है, हर उस बेटी की है जो रात को डर से कांपती है, हर उस बाप की है जो न्याय की सिर्फ एक झलक पाने को तरसता रहता है। ये पत्रकारिता सच्चाई का दिया नहीं, ये सच्चाई का सूरज है जो अंधेरे को हमेशा के लिए जला सकता है। चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी रातें काली हो, ये सूरज डूबेगा नहीं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, सच्चाई के योद्धा हैं और हमारा खून हमारी कलम की स्याही है। हमारी कलम की स्याही हमारी बुलंद आवाज है और हम पत्रकारों की है आवाज वह क्रांति है जो देश का तख्ता तक पलट सकती है। इसलिए अंतिम सांस तक, अंतिम शब्द तक, अंतिम आंसू तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। और अगर कल मेरी लाश कहीं किसी सड़क पर पड़ी मिले तो वही मेरी कलम को उठाना और मेरी इस आग को अपने सीने में जलाना, क्योंकि ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जब तक अन्याय जिंदा है, ये जंग हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तो उठो, जागो और अन्याय के सामने डटकर खड़े हो जाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो।
आज एक ऐसी खबर जो न सिर्फ सागर शहर को हिलाकर रख देगी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के दिलों में दर्द और गुस्से की लहर पैदा कर देगी। और यह हमारे सागर शहर की है, जहां सभ्यता का मुखौटा पहने लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। सिविल लाइन के कैंट मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर फूड सेक्शन के ठीक पास रॉयल स्पा के नाम से चल रहा मसाज सेंटर बाहर से देखने में तो एक आम स्पा लगता है, लेकिन अंदर की हकीकत दिल दहला देने वाली है। यहाँ खुलेआम जिस्मो फरोशी का गोरख धंधा चल रहा है, ना किसी की रोक टोक, ना किसी की आपत्ति, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस गुनाह को संरक्षण देने वाले खुद को इस सभ्य समाज का जिम्मेदार नागरिक बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह पुलिस जिसे समाज ने इस अनैतिक कामों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है, वह खुद इसकी संरक्षक बनी हुई है। पुलिस की खाकी वर्दी जिसे देखकर अपराधियों को थर थर कांपना चाहिए, जिस खाकी वर्दी को देखकर गुंडों की पैंट गीली हो जानी चाहिए, आज वही अपराधी इस खाकी वर्दी को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कई पुलिसकर्मी चंद रुपयों की लालच में अपना ईमान बेच देते हैं। देशभक्ति और जनसेवा की दुहाई देने वाले कई पुलिसकर्मी इस पवित्र वर्दी की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। क्या विडंबना है हमारे देश की, जहां न्याय की रखवाली करने वाले अन्याय के हिस्सेदार बन जाएं, तो कैसे चलेगा हमारा यह लोकतंत्र। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले हमने सागर में शिवम दत्त तिवारी के गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें पत्रकारिता का चोला ओढ़कर यह शख्स अब तक कई मासूमों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है, जिसमें एक 15 लाख रुपए की महिंद्रा थार गाड़ी भी शामिल है। हमारी खबरों के बाद सागर जिले के अलग अलग थानों में इस गिरोह पर कई एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन गिरोह का सरगना शिवम दत्त तिवारी फरार हो गया। आज तक उसका कुछ अता पता नहीं। पुलिस कहती है कि तलाश जारी है, लेकिन क्या वाकई पुलिस इसकी तलाश कर रही है? सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल जी, अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि एफआईआर होने के बाद से लेकर अब तक आपने अभी तक क्या विवेचना की। तो वहीं इन्हीं खबरों के सिलसिले में कैंट थाने में तैनात प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी हमारे सिविल लाइन कार्यालय में आते हैं। अपनी वर्दी का रौब दिखाकर शिवम से राजीनामा करने का दबाव देते हैं और धमकाते हैं कि शिवम को इन मामलों में फालतू न घसीटो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हमने उनकी बात को अनसुना कर दिया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद शिवम दत्त तिवारी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर सागर के भोपाल रोड पर मेरे साथ एक वारदात को अंजाम दिया। चाकू और कटर दिखाकर डराया और धमकाया गया, मेरे पैसे छीने गए और मेरे मोबाइल से ही मेरे ही फोन पे के जरिए गिरोह के एक सदस्य के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं इस पूरी घटना के तमाम सबूतों के साथ मैंने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अफसोस तकरीबन 1 महीना बीत जाने के बाद भी ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई एक्शन लिया गया। वारे सागर पुलिस, क्या न्याय की ऐसी रखवाली होती है? अब मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि 1 महीने तक आपने इस शिकायत पर अभी तक क्या विवेचना की है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस जानकारी का इस खबर से क्या लेना देना। सो नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, मेरे एक बिल्कुल रियल और सगे चाचा हैं जिनका नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और इनकी पोस्टिंग भी उसी कैंट थाने में है जहां प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी तैनात है। और इसी रिश्ते का फायदा उठाकर यह प्रधान आरक्षक अचानक मुझे भतीजा बोलने लगा, खुद को मेरा चाचा समझने लगा, लेकिन मुझे उसके इरादे का पता नहीं था कि अचानक वह मुझसे रिश्तेदारी क्यों जोड़ रहा है। उसने सोचा कि वह मेरी पत्रकारिता के प्रभाव का इस्तेमाल अपने गलत कामों के लिए आराम से कर लेगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 28 अक्टूबर को प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी का मुझे फोन आता है और वह बोलता है कि जागेश्वर पांडे नाम का पत्रकार मेरे मित्र के पार्लर में जाकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उनसे पैसे ऐंठता है और उसके पास वह वीडियोस रिकॉर्डिंग है। तुम एक खबर बनाओ और शहर में सनसनी फैला दो कि जागेश्वर पांडे ब्लैकमेलर पत्रकार है। लेकिन जब मैंने वह वीडियो मांगा जिसमें वह पत्रकार ब्लैकमेलिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, तो प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी की तरफ से कोई वीडियोस मुझे नहीं भेजा गया और यही मेरा दिमाग हिल गया कि क्या वाकई प्रधान आरक्षक तिवारी जी मुझसे सच बोल रहे हैं। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो यह रिकॉर्डिंग सुने, जिनमें प्रधान आरक्षक मुझे भतीजा कहकर एक पत्रकार के द्वारा ब्लैकमेल करने की फर्जी खबर चलाने के लिए कह रहा है। हाँ भतीजे, फोन किया था जी आपने क्या? हाँ हम लगा रहे थे यार, एक सामने वाली पार्टी है वो हमने जो बताया था ना, वो पाड़ी, हाँ वो आज फिर हुई है। हाँ तो हमने कही कि वीडियो निकाल लो
हाँ तो हमें पहुंचा दो, तो हमने इस हिसाब से लगा रहे थे, तो मैं कि हम तुम्हें लाने वीडियो सेंड कर दें, तो एक बना तो दीजिए खबर बढ़िया से हाँ कि ब्लैकमेल कर भी इस जगह पे आते हैं भी। इसके बाद मैंने खुद जागेश्वर पांडे से संपर्क किया और साफ साफ पूछा कि क्या तुम किसी पार्लर में जाकर जबरन पैसों की मांग कर रहे थे। लेकिन उसने मुझे जो भी बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बोला, हाँ मैं वहां गया था, लेकिन यह कोई आम पार्लर नहीं बल्कि मसाज पार्लर है, जहां पर लड़कियां लड़कों की मसाज करती हैं और इसी की आड़ में देह व्यापार चल रहा है। स्कूल कॉलेज के नाबालिग बच्चे और तमाम लोग यहां जमावड़ा लगाते हैं। जागेश्वर पांडे ने बताया कि जब वह जानकारी लेने गया तो काउंटर पर बैठे लड़के ने उसकी बात कैंट थाने के प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी से कराई और उसने कहा, मसाज पार्लर में किसी को परेशान मत करो, तुम आए हो तो मेरी तरफ से मसाज करा लो। लड़कियां ऐसी सर्विस देखी कि खुश हो जाओगे। ये 23 अक्टूबर की बात है। कैंट शॉपिंग मॉल में हम अपने एक्वेरियम की फिश लेने के लिए पहुंचे। तो हम कई दुकानदार मेरे परिचित हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं एक पत्रकार हूँ। तो मुझे एक दो लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ स्पा सेंटर के नाम से चलाई जा रही हैं, आप देख लो। तो हम जानकारी लेने के उद्देश्य से स्पा सेंटर पहुंचे तो हमें बाहर कुछ कम उम्र के कॉलेज के कोचिंगों के लड़के भी दिखे। जब हम स्पा सेंटर में अंदर गए तो वहाँ बैठी एक महिला ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पे स्पा चल रहा है। तो हमने स्पा की जानकारी ली, हमने किसका चल रहा है, इसका मालिक कौन है, कब से चल रहा है। तो उस महिला ने कैंट में कोई के तिवारी करके है, उससे बात करवाई, जिन्होंने मुझे प्रलोभन भी दिया कि आप स्पा मसाज करा लो। कुछ पैसों का भी वो प्रलोभन दिया। हमने भी इस प्रकार की प्रलोभन ना दें, हम तो जानकारी इकट्ठा करने आए थे कि यहाँ कॉलेज के कोचिंग सेंटरों के कम उम्र के बच्चे भी आ रहे हैं। कुछ जानकारियाँ इस प्रकार से भी मिल रही हैं कि आप अनैतिक यहाँ गतिविधियाँ भी संचालित हो रही हैं। इस प्रकार से गए थे हम। तो अभी आरोप लगाने वाला व्यक्ति बताया कि हमने उससे क्या ब्लैकमेलिंग की है, कहाँ हमने उससे पैसा मांगा है, उसने हमें लोभ दिया है। ये तो आरोप लगाने वाले को सिद्ध करना है कि हमने उससे ब्लैकमेलिंग की है उसने, मगर ये हमारे पास है कि उसने हमें लोभ दिया कि आप इस पर मसाज करा लो। देखिए, मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस पार्लर पर जिस्म फरोशी के गंभीर आरोप थे वह मेरे ऑफिस के ठीक सामने कैंट मॉल में है और मैं ही इस घिनौने कुकर्म से अनजान था। वहीं जागेश्वर से जब मैंने सबूत मांगे तो उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन सबूत जुटाने के चक्कर में मेरे साथ कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। और क्योंकि इनका बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि जब मैं पार्लर में जानकारी ले रहा था तभी कैंट थाने का पुलिसकर्मी मुझे पहले से लालच दे रहा था, फिर डराने लगा। एक आरक्षक से हम स्पा सेंटर गए थे, आरक्षक का उस स्पा सेंटर से क्या लेना देना। इसके बाद कथित पत्रकार शिवम दत्त तिवारी का भी बार बार मुझे फोन आने लगा और उसने भी धमकाया कि अभी वहां से वापस चले जाओ। मेरे एक पत्रकार साथी शिवम दत्त तिवारी का फोन आया उसी समय पे कि आप कहाँ हो चाचा, स्पा सेंटर गए थे, मुझे कहीं से आपकी बारे में जानकारी मिली है। मैंने कहा बिल्कुल गया था, मैं स्पा सेंटर के बाजू में जो एक्वेरियम का सामान बिकता है शॉप पे, वहाँ खड़ा हूँ। जागेश्वर का कहना है कि इसके बाद वह समझ गया कि यह पूरा नेटवर्क सागर की पुलिस और कुछ दलाल पत्रकारों के संरक्षण में चल रहा है, इसलिए वह वहां से सुरक्षित वापस चले गए। दिल दहला देने वाले इस सेक्स रैकेट में अब सच्चाई की परतें एक एक कर खुल रही हैं। वह सवाल जो मेरे मन में घूम रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, उसका जवाब तलाशने के लिए हमने साहस और निडरता का दामन थामा। सागर के उस अंधेरे कोने तक पहुंचने का प्लान बनाया जहां पुलिस की खाकी और अपराध की काली स्याही एक हो चुकी है। और जो सामने आया वह सिर्फ एक मसाज पार्लर की कहानी नहीं, बल्कि एक पुलिसकर्मी का कन्फेशन यानी कि कबूलनामा और स्टिंग ऑपरेशन की वह खौफनाक तस्वीर थी जो एक बड़े क्राइम नेटवर्क की ओर इशारा कर रही थी, जिससे हमारा पूरा सागर शर्मसार हो रहा है। अब सच तक पहुंचने के लिए हमने पहला मास्टर प्लान शुरू किया और तुरंत मैंने सागर के कैंट थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी को फोन घुमाया और कहा कि मुझे भोपाल से एक वरिष्ठ पत्रकार का फोन आया। उन्होंने बताया कि सागर के कैंट मॉल में मसाज पार्लर की आड़ में एक पुलिस वाला जिस्म फरोशी का धंधा चला रहा है। मुझे शाम 8 बजे तक पूरी और सही रिपोर्ट देनी है, इसलिए आप मुझे अपने उस दोस्त का नाम और नंबर, मोबाइल नंबर दे दो जिसका यह पार्लर है, मैं उनसे ही जानकारी ले लूंगा। बस यही सुनते ही प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी की आवाज में हड़बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। वह बोले, अरे कोई पुलिस वाला पार्लर नहीं चला रहा।
फिर खुद ही कबूल किया कि मैंने ही पत्रकार जागेश्वर पांडे से बोला था कि तुम वहां यानी कि मसाज पार्लर में आप पहुंच ना जाना, क्योंकि वह मसाज पार्लर मेरा है। अब यह मेरा पहला मास्टर प्लान सफल हो चुका था, क्योंकि पहली बार इस पुलिसकर्मी ने खुद स्वीकार किया कि कैंट मॉल में स्थित रॉयल स्पा उसका अपना है। पहले ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को सुनिए कि कैसे यह कबूल कर रहा है। पाड़ेगा तो हमने की अब तुम तो पहुंचने जाएगी वो हम आवा है, तुम तो पहुंचने जाएगी वो हम आवा है। लेकिन मामला यही नहीं रुका, क्योंकि मुझे और गहराई तक जाना था। मैंने फिर पूछा तो अपने उस दोस्त का नाम और फोन नंबर बता दो जिसके नाम पर पार्लर है। कई बार इस पुलिसकर्मी ने आनाकानी की और आखिरकार बोला कि यह पार्लर किसी पाड़े का है जो मकरोनिया में रहते हैं। फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर मांगा तो जवाब आया, अरे यार मेरे पास उसका नंबर नहीं, सिर्फ उसी का नंबर है जो पार्लर के काउंटर पर बैठता है। बस यही सुनते ही मेरा दिमाग ठनक गया, क्योंकि यह पुलिसकर्मी जिस दोस्त के पार्लर की इतनी जोरदार पैरवी कर रहा था, उसी दोस्त का नंबर उसके पास नहीं। तो मतलब साफ झूठ था। तो है कौन, ओनर कौन है वहाँ का? ओनर एक पाड़े हैं यार, अपने मकरोनिया पर रहते हैं। कांटेक्ट नंबर दे देंगे उनका? यार पाड़ी से कांटेक्ट नंबर को नहीं है यार, वो जो गेट पे रहते है ना वो है। हम वो शाम को उसे कह दे रहे वो शाम को बुला ले है। नहीं, आप बोले मित्र हैं, आपके पास नहीं है उनको नंबर का? वो नहीं है नंबर, तुमसे झूठ थोड़ी ना बोल है, नहीं तो देने देती। और उस पर मैंने जब और दबाव डाला तो वह बोला कि एक काम करो कि भोपाल में तुम्हें जिसे भी रिपोर्ट देना है उससे कह देना कि मैं पार्लर गया था और वहां सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब साफ था कि पूरे घिनौने खेल का मास्टरमाइंड यही प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी है। और यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह सब रिकॉर्डिंग में कैद हो चुका है। सुनिए उस पुलिसकर्मी की आवाज जो खुद पार्लर की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए बोल रहा था। करने का है वो, हमें पूरी जानकारी देने हैं का कैसे चल रहा है। जानकारी नहीं देने, दुनिया में चल रहा है क्या? हमारे पास नहीं है जानकारी क्या? तुम अरे ऐसे का काम करा थे भैया, उनके लाने कैसे मना कर रहे हैं? हाँ मना कैसे कर रहे हैं? कह दियो कि हाँ हम चेक करे कछु नहीं होते। हाँ पहले हम ऐसा मत करो आप, बिल्कुल ऐसे गलत जानकारी थोड़ी दे सकते हो ना। तुम चाचा वाने चाचा कह दई बात खत्म। लेकिन अभी भी सबूत अधूरे थे। सेक्स रैकेट चलने का ठोस प्रमाण चाहिए था, क्योंकि अभी तक सिर्फ यह साबित हो रहा था कि पार्लर प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी चला रहा है। लेकिन अंदर का काला सच क्या था, इस पर से भी पर्दा उठना बाकी था। इसके लिए हमारा दूसरा मास्टर प्लान तैयार हुआ। निर्णय लिया कि मैं खुद ग्राहक बनकर जाऊंगा। स्पाई कैमरे के साथ दिल में डर और आंखों में सवाल लेकर मैं रॉयल स्पा के अंदर दाखिल हुआ। काउंटर पर 1000 रुपए फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर किए, लेकिन नंबर आने में करीब आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया और अंदर का जो नजारा देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए, मैं माफी चाहता हूं, उन दृश्यों को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। नाबालिगों का जमावड़ा, लड़कियों का शोषण और ग्राहकों की भूखी नजरें। यह कोई मसाज सेंटर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सेक्स रैकेट था। लेकिन स्पाई कैमरे ने सब कैद कर लिया। देखिए इस स्टिंग का कुछ पहलू। 3000 कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? करना मेरे को तो देना ही है। हाँ? जिसको करना कुछ देता ही है। लोगों के पास पैसे बहुत हैं। लोगों के पास पैसे बहुत हैं, तो देते हैं। दुकान में एक सामान मिलता ही है। हाँ? सारी दुकान में एक सामान मिलता ही है। वही ना। सबकी कैपेसिटी और लिमिट अलग अलग होती है। हमें तो लिमिटेड ही मिलता है, उसी में सर्वाइव करना है। आप नहीं बचाती हैं। देखो, मैं 3000 की भी खरीदती, 4000 तक भी खरीदती हूँ, 6000 तक भी खरीदती हूँ। हाँ। 1000 की भी मिलती है, 500 की मिलती है, 200 की मिलती है। हाँ। 6000 का साड़ी लेके आज तक 1500 आज तक ना पहनने में तो बेच दूंगी। नहीं, मैं खुद कर देती हूँ ये। अरे आपने बोले ही नहीं, बोला आपने सिर्फ B2B बोला। मेरे अंदर में क्या बोला, मैं लास्ट 2.5 तक कर दूँगी, उसके बाद में तुमने मेरे को कुछ बोला ही नहीं है। आपने सिर्फ B2B बोला। अभी है टाइम, 6-10 घंटे लगते हैं। मजा, कपड़े पहनी, फीलिंग चली गई, एनर्जी डाउन क्या हो है गई। ना, हो तो सब हो जाता है। हाँ? वो तो सब हो जाता है। हो जाता है, नहीं होगा, सब हो जाता है।
समय कम तुम्हें कौन सा 2 घंटे चल रहा है अद्धा भी 10 मिनट बाकी ये करना है फिटिंग चलेगी। अब हमारे पास पर्याप्त सबूत थे, जैसे खुद पुलिसकर्मी कृष्णकांत तिवारी का अपने आप को इस पार्लर का मालिक बताना, मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का खुला धंधा, जिसके स्टिंग ऑपरेशन के फुटेज में हर गुना रिकॉर्ड हो चुके थे। इसके बाद इस खबर को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने भोपाल और दिल्ली के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मार्गदर्शन लिया। उन्होंने मेरी बताई खबर सुनते ही बहुत तारीफ की और कहने लगे कि अच्छा काम किया, लेकिन यह काम और खबर अभी दोनों ही अधूरे हैं। वह बोले, एक अकेला पुलिसकर्मी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चला सकता। अगर अभी खबर चला दी तो गिरोह के बाकी सदस्य सतर्क हो जाएंगे और हो भी सकता है कि फरार हो जाएं, और इसकी किसी पुलिस अधिकारी को जानकारी भी मत देना, क्योंकि अगर वह पुलिस अधिकारी भी इस नेटवर्क का सदस्य निकला तो तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारे साथ कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। मैंने फिर पूछा, अब आगे कैसे पता करूं कि इस घिनौने धंधे में और कौन कौन शामिल है, क्योंकि मेरे पास कोई क्लू नहीं था। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकारों का जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सीधे कहा, भूपेंद्र, तुम उस प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी को फोन करो और उसे बता दो कि तुमने स्टिंग कर लिया है, सारी रिकॉर्डिंग कैद हो गई है, मसाज की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है और यह साबित हो गया है। जैसे ही यह बात बताओगे तो पूरे गिरोह में हड़कंप मच जाएगा। वे घबराहट में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे और वही गलती तुम्हारी अगली लीड बनेगी। वरिष्ठ पत्रकारों का यह भी कहना था कि अगर तुमने पहले ही अधूरी जानकारी के साथ यह खबर चला दी तो ये तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकारों की यह सलाह मेरे दिल में उतर गई। अब खेल और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब मेरे सामने सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी थी। इसके बाद मैंने प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी को फोन फिर घुमाया और मैंने कहा, सर, आपने अपने मित्र का नंबर अभी तक नहीं भेजा। वो बोले, अरे मैंने तो भेज दिया था, उन्होंने तुम्हें कॉल भी किया लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। लेकिन सच तो यह था कि उस वक्त तक मेरे फोन पर ऐसा कोई कॉल आया ही नहीं था जिसे मैंने मिस किया हो। तिवारी आपने भेजा नहीं भैया उनका अरे यार, नंबर? हमने वो तुम्हारा जोन से हमारी बात होते ना, हाँ। हमने वो नंबर दे रहा हो तो शायद उन्हें तुम्हें फोन लगाओ तो तुमने उठाओ नहीं है। फोन उठा लो, वही नंबर पे बैक कॉल कर लो, या हम उसे कह दे रहे वो फिर से लगवा दे यूते हुई तो। इसके बाद मैंने साफ साफ इस पुलिसकर्मी से कहा, हमने आपकी मसाज पार्लर का स्टिंग कर लिया है, अंदर जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चल रहा है और यह सब हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन इस पर जो इस पुलिसकर्मी का जवाब आया, उस जवाब को सुनकर मैं तो दंग ही रह गया। इस पुलिसकर्मी का जवाब था कि अच्छा, स्टिंग हो गया है तो भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, एक पुलिसकर्मी धड़ल्ले से कह रहा है स्टिंग से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए ये रिकॉर्डिंग। उससे लगा आपको स्पा को स्टिंग होगा। नहीं यार, होगा 3000, 4000, 5000 रेट को विद कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो के साथ। अच्छा, और होगा हम आपसे कॉलिंग लगा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, यदि होगा तो भी अपन दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। इसके बाद मैंने फिर फोन इस पुलिसकर्मी को घुमाया और सीधा सवाल पूछा, आपने मुझसे मसाज पार्लर के बारे में झूठी खबर बनाने को क्यों कहा और आपका इस मसाज सेंटर से क्या लेना देना है? इस पर जवाब आया, लेना देना तो कुछ नहीं, सिर्फ व्यवहार है। फिर मैंने तुरंत पलटकर पूछा, वहां कैसा व्यवहार जहां मसाज पार्लर की आड़ में जिस्मो फरोशी का धंधा चल रहा है? बस यही से ये तिवारी जी भड़क उठे और गुस्से में बोले, तुम एक काम करो, मेरी न्यूज चला दो, जौन हिसाब से तुम पत्रकार का दिमाग लगा रहे हो लगा लो, हम तुम्हें भतीजा मान रहे हैं और तुम घंट हमें ही दबा रहे हो। यह रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जिसमें इस बेशरम पुलिसकर्मी की बौखलाहट साफ सुनाई दे रही है। हाँ हेलो, हाँ बोलो भतीजे। हम जा बोल रहे हैं आपसे। हमने अभी आपको सामने को फोन पे बात करी थी। हाँ, तो आप जा बोल रहे थे कि रिपोर्ट कर दो कि सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, तो हम जा बोल रहे जा ऐसी आप क्या बोल रहे थे रिपोर्ट करवे के लाने? आपको कछु लेवो देवो है क्या इस पास है? नहीं कछु नहीं लेवो देवो, कछु नहीं व्यवहार। नहीं व्यवहार नहीं, आपको आप सब बोलो स्पष्ट है, होते बिल्कुल क्लियर होगा। लड़कियां बिल्कुल सुनो, हमारी बात तुम हमारी वो में चला दो न्यूज में, ठीक है? कैसी? तुम चला दो जो हिसाब से तुम पत्रकार को दिमाग लगा रहे हो लगा लो अपनो। मतलब
आप हम तो आपसे चर्चा कर रहे हैं, कैसे बिल्कुल नहीं कर रहे भूपेंद्र, तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, चाहे जोन की कहीं पे लगा रहे हो। सुनो हमारी बात, हाँ हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे तुम, हम कहाँ लगा रहे हैं एक्स्ट्रा दिमाग, हम बिल्कुल आपसे लगा रहे तुम। अरे आपने नहीं बोली कि हमसे कि बोल दो कि सब ठीक चल रहा है, सब चल रहा है, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हमने तो बस इतना बोला था आपके, हमने तुमसे दूसरे हिसाब से कही थी, तुम कह दो ऊपर। हमने आपसे ये भर बोला था कि जिसका स्पा चल रहा है वो आपके मित्र हैं तो नंबर दे दो। तुम आपने लोग मुझे सुनो नंबर ही नहीं सुन दिया। लो हमारी बात, सुन लो भूपेंद्र, तुम चाहे जितना दिमाग पर लगा लो, अब बाकी तुम जो राजन से बात कर लो, तुम हमारे बारे में पूछ लो, ठीक है? नहीं जितना दिमाग लगाने हो लगा लो, हम तुम्हें भतीजे जैसे मान रहे, तुम घंटा मेरी तुम दबा रहे यार। अब मेरे इस स्टिंग ऑपरेशन ने इस गिरोह की नींव हिला दी थी। जब कैंट थाने के प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी को साफ हो गया कि मैं उनकी जड़ तक पहुंच गया हूं, तो पूरे के पूरे गिरोह में हड़कंप मच गया। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा दिल्ली के मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने कहा था कि ये लोग हड़बड़ी में बड़ी गलती कर बैठेंगे, और फिर हुआ भी ऐसा। कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से घंटी बजी। मैंने उठाया और सामने से आवाज आई, भूपेंद्र जी बोल रहे हैं? मैं नरेश झा बोल रहा हूँ, रॉयल स्पा का मालिक। मुझे जानकारी मिली है कि आपको मेरा नंबर चाहिए था, आपको मुझसे बात करनी है। हेलो, भूपेंद्र जी बात कर रहे हैं सर? हाँ बोल रहा हूँ। नरेश झा बात कर रहा हूँ, रॉयल स्पा का ऑनर हूँ मैं। जी जी बोलिए। इन्फॉर्मेशन आई थी आपको मेरे पास कि मेरा नंबर चाहिए था, आपसे बात करने को बताएं सर? नहीं सर, जब चाहिए था जब आपसे हो नहीं पाई। मैं एक्चुअली बाहर था, आगरा था। हाँ तो उस टाइम मेरा ना सेल फोन भी बंद था उस टाइम पे। हाँ हाँ बताएं, आदेश करें। हम ये बोले आपके स्पा सेंटर पर क्या सर्विस चलती है? ओनली फॉर मसाज होती है, थेरेपी और कुछ नहीं होता? नहीं। काउंटर पर कितने पैसे जमा होते हैं आपके? काउंटर पे जो मसाज की जो चार्जेस है वही जमा होते हैं। और अंदर लड़कियां कितनी लेती हैं अंदर? अंदर कोई ऐसा कोई अनलीगल काम ही नहीं होता है। रिकॉर्डिंग हो गई है सर, स्टिंग हो गया है आपके स्पा का। भेजिएगा जरा मुझे, भेजिएगा आप। भेजेंगे, आपको मिलेगी खबर सर। तो ऐसी कौन सी है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है आपकी नॉलेज में ना हो, हम कब बोल रहे हैं आपकी नॉलेज में होगा? आप तो रहते नहीं है ना यहाँ। नहीं, हाँ मैं बहुत कम रहता हूँ ज़्यादातर। और आप ना किससे हैं सर? पत्रकार हैं आप? हाँ पत्रकार है। किससे हैं आप? कौन सी न्यूज़ से हैं? रिपब्लिक सागर मीडिया से। रिपब्लिक सागर मीडिया। और जब मैंने उसको पूरी जानकारी बताई तो फिर उसने तुरंत अपनी सफाई दी कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे मसाज सेंटर में सेक्स रैकेट चल रहा है, लेकिन इसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि वह जान चुका था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। अब दूसरे दिन कैंट थाने के प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी अचानक मेरे सामने प्रकट हो गए। उनका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, पर मुंह से निकले शब्द हैरान करने वाले थे। यह कमीना पुलिसकर्मी बोलता है कि यार जो भी हो रहा है उसे छोड़ दो, तुम्हें इससे क्या करना है? लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से पैसे देते हैं, लड़कियां अपनी मर्जी से सर्विस दे रही हैं, यह कोई क्राइम थोड़ी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि लड़की अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर सकती हैं, और पुलिस ना तो उन्हें रोक सकती है और ना ही गिरफ्तार कर सकती है। यह हरामी पुलिस वाला मुझसे कहता है कि तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिनते हो, तुम हमारे साथ रहो, सभी मिलकर ऐश करेंगे। और फिर मेरे सामने एक खुला मेन्यू रख दिया, जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान का माल बेच रहा हो। बोलता है कि मेरे पास एक से एक लड़कियां हैं, तुम जिस लड़की पर हाथ रख दो वो तुम्हारी हो जाएगी। 16 से 17 साल की चाहिए वो भी मिलेगी, कॉलेज की चाहिए वो भी मिलेगी, 30 साल तक की भाभी टाइप की चाहिए वो भी मिलेगी। पूरी व्यवस्था है हमारे पास। कितने पैसे चाहिए, कितनी उम्र की लड़की चाहिए, बस एक बार इशारा कर दो, सब कुछ मिलेगा। ऐश भी करो और पैसे भी कमाओ। इसके बाद यह कहता है कि तुम मोटरसाइकिल पर रोज घूमते दिखाई देते हो, सबसे पहले तुम्हें एक कार दिला देते हैं, बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहता है कि सब पत्रकार ऐश कर रहे हैं, शिवम तिवारी, कपिल स्वामी, मुकुल शुक्ला, प्रदीप दुबे, ये सब लोग पूरा नेटवर्क संभालते हैं। ये सब सुनकर मैं हैरान था। एक पुलिसकर्मी वर्दी में थाने का प्रधान आरक्षक मेरे सामने खड़ा होकर नाबालिग लड़कियों का मेन्यू पेश कर रहा था, कार का ऑफर दे रहा था,
पैसों का लालच दे रहा था। यह सिर्फ एक सेक्स रैकेट नहीं, यह ओपन क्राइम है, यह वर्दी का दुरुपयोग है, यह कानून की हत्या है। जब कैंट थाने के प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी मेरे सामने खड़ा था और 16 साल की लड़कियों का मेन्यू पेश कर रहा था, तो मैंने आखिरी दाव खेला। मैंने पूछा, तुम तो कह रहे थे कि मसाज पार्लर का मालिक कोई पांडे है जो मकरोनिया का रहता है, लेकिन अब ये नरेश झा कौन है जो खुद को स्पा का मालिक बता रहा है? तो है कौन, ओनर कौन है वहाँ का? ओनर एक पाड़ी है यार, अपने मकरोनिया पर रहते हैं। कांटेक्ट नंबर दे देंगे उनका? यार पाड़ी से कांटेक्ट नंबर को नहीं है यार, वो जो गेट पे रहते हैं ना, वो को है। भूपेंद्र जी बात कर रहे हैं सर? हाँ बोल रहा हूँ। नरेश झा बात कर रहा हूँ, रॉयल स्पा का ऑनर हूँ मैं। जी जी बोलिए। इन्फॉर्मेशन आई थी आपको मेरे पास कि मेरा नंबर चाहिए था आपसे बात करने को, बताएं सर? नहीं सर, जब चाहिए था जब आपसे हो नहीं पाई। मैं एक्चुअली बाहर था, आगरा था। तो इस पर इस पुलिस वाले ने तुरंत पलटकर कहा, यार कोई पाड़े आड़े नहीं है, यही नरेश भाई हमारे बॉस हैं। इस पर मैंने कहा, ठीक है तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन पहले अपने बॉस से मेरी बात करवाओ। बस इतना बोला ही था कि तिवारी जी ने अपने मोबाइल से नंबर डायल किया और नरेश झा को कहा, पत्रकार महोदय अब हमारे साथ है, मिलकर काम करेंगे, एक बार इनसे बात कर लो और वो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर तिवारी जी का फोन मेरे हाथ में। मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? इसके बाद बॉस कहते हैं कि मैं आगरा में रहता हूँ, और ये सिर्फ एक पार्लर नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई पार्लर हैं, मिलकर काम करो, बहुत पैसा है इस धंधे में, साथ मिलकर ऐश करेंगे। बस हमें ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो पैसों के लेन देन लोकल पुलिस, एनजीओ और नेताओं को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बाकी सब हम तो मैनेज कर ही लेते हैं। इस पर मैंने कहा, ठीक है लेकिन मैं पहले आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई बॉस बोलते हैं कि आगरा आ जाओ, आने जाने रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। मैंने कहा, मैं आगरा नहीं आ पाऊंगा, आप ही सागर आ जाइए। इनके बॉस कहते हैं कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में सागर आता हूँ और आपसे मिलता हूँ। इसके बाद फोन कट हो जाता है और मैं वहां से जल्दी से निकल आता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी अपनी मौत को न्योता देकर लौटा था। इसके बाद मैंने तुरंत फोन घुमाया और दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार मित्र को पूरी कहानी सुनाई, पुलिसकर्मी का रोल और 16 साल तक की लड़कियों का ऑफर और साथ में आगरा का इन्विटेशन। जब इन्होंने पूरी बात सुनी तो चौंक पड़े। वे बोले कि भूपेंद्र, तुमने बहुत ठीक किया जो आगरा नहीं गए, नहीं तो हमेशा के लिए लापता हो जाते। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये लोग पत्रकारों को गायब करना अच्छे से जानते हैं। फिर मैंने कहा कि 1-2 दिन में सागर आकर मुझसे मिलने वाला है। इस बात पर मेरे पत्रकार मित्र हंस पड़े और इस हंसी में दर्द भी था और चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बताई घटना शुरू से लेकर अंत तक सच्ची है तो ये नरेश झा नाम का आदमी कभी सागर नहीं आएगा। हो सकता है कि जिस नंबर से फोन आया वो फर्जी हो, नरेश झा नाम का कोई व्यक्ति ही ना निकले। और मान लो कि अगर आया भी तो क्या गारंटी है कि वही असली नरेश झा होगा, क्योंकि तुमने तो कभी उसे देखा नहीं। और अगर जो भी आएगा वो तुम्हें पब्लिक प्लेस पर तो मिलेगा नहीं, एकांत जगह बुलाएगा, और जब तुम वहां पहुंचोगे तो समझो तुम्हारा काम तमाम, क्योंकि तुम उनका पूरा राज जान गए हो। इसके बाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने कहा कि मैं किसी विश्वसनीय पुलिस अधिकारी, यानी कि जिससे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो, उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी दूं। अगर वो व्यक्ति सागर आए तो उस पुलिस अधिकारी के जरिए उसे कुछ देर की कस्टडी में लेकर रखूं। अगर नहीं आए तो सिर्फ एक बार उसी नंबर पर फोन करो और सख्त लहजे में सागर न आने का कारण पूछो। पुलिस के पास अब पर्याप्त सबूत हैं जो प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी और पूरे गिरोह का सर्वनाश करेगी। फिर नरेश झा के नंबर पर फोन लगाया, लेकिन यह किसी और ने उठाया और कहने लगा कि पता नहीं सर कहाँ चले गए हैं। फिर मैंने फोन उठाने वाले को सख्ती से झाड़ा और 3 घंटे के अंदर नरेश झा को बात करने का अल्टीमेटम दे दिया, और इसके बाद 1 घंटे के अंदर ही इसका फोन आ गया, यानी कि नरेश झा का। मैंने कहा कि आपने सागर आने का बोला था लेकिन आप सागर नहीं आए, तो वह बोला कि अभी भी मुझे 4 दिन और लगेंगे। इसके बाद मैं समझ गया कि हमारे पत्रकार मित्र सही बोल रहे थे कि ये कभी सागर नहीं आएगा। फिर इसकी मैंने फोन पर ही ऐसी झकर उतारी कि इसे फोन काटना पड़ा। पहले ये रिकॉर्डिंग सुने। भूपेंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। पता है साहब, कॉलिंग आई हुई थी आपकी। आप आने का बोल रहे थे सागर, आप आए नहीं सागर। तो मैंने आपसे बोला था मैं आऊँगा तो आपसे मिल लूँगा, बताएं। नहीं तो कब आएंगे आप? नहीं अभी आऊँगा तो मैं मिल लूँगा ना आपसे।
आप सागर आ जाइए, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास में जो जानकारी है या आप अपने फोन पे ऑन रिकॉर्ड दे दीजिए, ठीक है ना, जो आप पार्लर चला रहे हैं, इसमें है ना जो के तिवारी है, जो वो आपको मित्र बताते हैं, उनका इसमें क्या लेना देना है, और इस तरीके से के कारनामे आप अपने पार्लर में क्यों करा रहे हैं? कौन से कारनामे चल रहे हैं आप बताएंगे जरा हमें? हम तो बताएंगे ना, आपके यहाँ पे पूरा इधर फोटो के साथ में विद फोटो विद वीडियो। भूपेंद्र जी, हाँ, जिस तरीके से आप ना बार बार कॉल करके ये परेशान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मतलब ये पैसे मांगने वाले वो हरकतें कर रहे हैं कि हम आपको पैसा दें, दो नंबर का काम चल रहा है क्या? किसने बोला पैसे देने का? किसने बोला आपको पैसा देने का? भी किसने बोला आपको? पत्रकार जी, किसने बोला पैसा देने का? मुझे आप ये बताएं। वो भी बता देंगे आपको। परेशान हाँ, इतने बड़े बेवकूफ नहीं है भाई मार्केट में। क्या? और नई बात उसकी पत्रकारिता की साहब ना, तो हाँ। हमारे अच्छे जी न्यूज वगैरह के जी न्यूज नहीं, आप इंटरनेशनल वाले कांटेक्ट लिया है। ये इंटरनेशनल आपके सुनिए आपके पार्लर पे स्टिंग हुआ है, जो चीजें मिली हैं उसके बारे में मैंने कॉल तिवारी जी को किया था। आप मिला क्या है आपको? अब आप खबर में देख लेना भाई साहब, क्या मिला है आपके। सुनिएगा, आप अपना छाप ही दीजिएगा। हाँ, छाप रहे हैं भाई साहब, छाप रहे हैं। साहब नहीं, छाप रहे हैं, तरीके से छाप रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेशन जो आपने अपना मोबाइल नंबर छुपा के रखा है, स्टिंग, हाँ, जिस तरीके से पैसे की डिमांड कर रहे हो ना। हाँ, बोलिए, क्या डिमांड कर रहे हैं पैसे की? हम वो भी बता देंगे सर। अरे क्या डिमांड कर रहे हैं? एविडेंस के साथ में बात करा करें, विदाउट एविडेंस के साथ में बात ना करा करें। अरे हम एविडेंस के साथ में बात करेंगे। जितना आप उड़ रहे हैं ना, यहाँ भविष्य बर्बाद कर रहे हैं यहाँ के लोगों का, हम आपको बताते हैं हम क्या चीजें होती है, ठीक है ना। और ये शहर से बाहर रह के गीदड़ भपकी मत दिया करो, यहाँ शहर आके बात करो जहाँ पे पार्लर चलता है आपका। साला चूतिया बना रहे हैं, सेक्स रैकेट चला रहा है, और शहर से बाहर रह के साला वहाँ पे मुंह चला रहा है, वहाँ पे इधर आपके ना मतलब बात। अबे इधर है तू, इधर सागर में आ, बात कर रहे हो? अरे तू सागर में आके बात कर। क्या कर लोगे? धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहा हूँ, सागर में आके बात कर, सागर में चला रहा है ना तेरा पार्लर, सागर में आ। इसके बाद मैंने दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार मित्र को पूरी बात बताई। वो बोले अब और गहराई से इन्वेस्टिगेट करो, और उन्होंने अपनी टीम का एक होनहार सदस्य दिल्ली से सागर भेजा। वो ग्राहक बनकर रॉयल स्पा पहुंचा। 3 दिन में काउंटर वाले लड़के से दोस्ती की और पूरी कमाई का हिसाब किताब निकाल लिया। हर एक ग्राहक को लगभग 1 से 2 हजार तक अलग अलग मसाज थेरेपी के नाम पर काउंटर पर पैसे जमा कराए जाते हैं। उसके बाद ग्राहक का नाम और नंबर एक रजिस्टर पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद जब ग्राहक अंदर मसाज करवाने जाता है तो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर मसाज करने आती हैं और अलग अलग सेक्सुअल सर्विस देने के नाम पर उसका रेट बताती हैं, जिनकी कीमत 3,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक तय की जाती है। इसके अलावा होम सर्विस भी अमीर ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 1 घंटे की कीमत 4,000, 2 घंटे की कीमत 6,000, 4 घंटे की कीमत 8,000 और पूरी रात की कीमत 10 से 15,000 रुपए तक तय होती है। इस सर्विस में स्कूल, कॉलेज और मजबूर घरेलू महिलाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा भी बाहर से बुलाई जाने वाली लड़कियों की कीमत और भी ज्यादा होती है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की लड़कियां शामिल हैं। कुल मिलाकर एक ग्राहक का एवरेज कर 5,000 भी मान लें तो दिन भर में लगभग 40 ग्राहक आ रहे हैं, तो एक दिन का टोटल इनकम 2 लाख से भी ज्यादा होता है। इस हिसाब से एक महीने की इनकम तकरीबन 60 लाख रुपए के ऊपर पहुंचती है। इसके अलावा मसाज रूम के अंदर सेक्सुअल सर्विस की पोजीशन में ग्राहकों के वीडियोस और फोटो हिडन कैमरे के माध्यम से निकाले जाते हैं। इसके जरिए दूसरी टीम किसी और शहर में बैठकर उन लोगों के मोबाइल नंबर पर वह वीडियो और तस्वीर भेजकर ब्लैकमेल कर जमकर वसूली करते हैं। कुल मिलाकर इस मसाज पार्लर की आड़ में इतनी कमाई होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक तो सभी समझ चुके थे कि ये खेल अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, लेकिन इसी बीच हड़बड़ी में इस गिरोह का दूसरा सदस्य दूसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। जब इस पुलिसकर्मी और नरेश झा के नाम के व्यक्ति से मैं मैनेज नहीं हुआ तो अचानक एंट्री होती है हमारे सागर शहर के चर्चित हिंदू नेता कपिल स्वामी की। ये तो सीधा आकर मुझे निपटाने की धमकी दे देता है। कहता है कि हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काकर
तुझे जलील खान घोषित करूंगा और हमारा संगठन तुझे हमेशा के लिए निपटा देगा। इसके बाद मेरे परिवार के सदस्यों को डराने और धमकाने तक की तमाम कोशिशें होने लगी। मेरे चाचा जी से पुलिसकर्मी कहता है कि मैं तुम्हारे भतीजे को छुरा मरवा दूंगा। हेलो। हाँ चाचा। हाँ हाँ अब वो भयंकर पिए हैं। सुबह में कह रहा था कि लौका तुम्हारे भतीजे से यार आज कोतवाली टीआई साहब से मिलने गया था। हमें नहीं पता यार, तुम जानो और वे जाने। हाँ ठीक है, हमें बे जाने और तुम जानो। चले हमको छुरा घलवा दे, हमने तुम्हें जो देखा है वो करवा दे। ठीक है। है रिकॉर्ड है क्या तुम्हारे पास? वाह नहीं है वो तो अभी तक दारू किए हैं। हम तो तुम्हें इसे फोन लगा रखे मतलब कह रहा छुरा घरवा दे। हाँ तो हमने कि तुम्हें जो घलवाने वो घलवा दो, हमें जो करना हुई हम कर लें। हाँ पत्रकारिता ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कब कहाँ गोली घल जाए कौन को। हमने बाहर आके फिर बताइए, हमें तुम बताते हैं। जो रे का है पैसों को ऑफर दे रहे हैं, हर समझ में अपन मान नहीं रहे। अब खबर बा बहुत संवेदनशील खबर आए तो ऐसे भी नाटक कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जे कर रहे हैं, बे कर रहे हैं। तो जो पहली बार नहीं है हमारे साथ, हर खबरों में होते हैं हमारे साथ में। एक तो गलत करो है ना, बेकास हो जाते हैं कि उनके लाने जितना पैसा प्यारो रेत है ना, तो ये पैसों में सब चीज अपने ओ में कर सकते हैं। उनको जो नहीं पता कि हर जगह पैसा नहीं चलत और हर आदमी एक जैसा नहीं वो वही से बता दे। जो कह रहा छुरा मार भी हमने कल के दिन कोई घटना घटे तो तुम रिकॉर्ड कर लो। जब कल के दिन कोई घटना घटे तो रिकॉर्ड जरूर बताइयो। चाचा से बहस कर रहा था दारू पिए में 10:25 26 मिनट और 27 मिनट पर फोन लगाया इसने। ऐसे कई है कि कछु औकात नहीं है, ऐसे कई है और कई है दलाल है वो और नीच आदमी है, कोई भी हद तक गिर सकता है वो। हाँ ठीक है चाचा, चिंता नहीं करिए तुम कछु। ऐसे कर रहे। हाँ इस केस को हम और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते, लेकिन अब मेरे पूरे परिवार को इस गिरोह के द्वारा परेशान किया जाने लगा है। ये साले खुली धमकी देते हैं, इसलिए मैंने इस खबर को प्रसारित किया क्योंकि हमें आशंका है कि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस खबर के माध्यम से मैं सागर के पुलिस प्रशासन, मंत्री और खास तौर पर सागर और नरियावली विधायक शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया से निवेदन करता हूं कि आपके क्षेत्र में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चलता है और किसी को कुछ पता नहीं रहता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस गोरख धंधे से फंडिंग मिलती है? और अगर नहीं तो ये पुलिसकर्मी और कथित पत्रकार किस नेता नगरी को मैनेज करते हैं? इसका जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी में बैठे मठाधीशों, इसका जवाब दो। अगर आपकी इस गोरख धंधे में कोई संलिप्तता नहीं है तो इसकी तुरंत जांच कराओ। मैं पुलिस और प्रशासन को वो तमाम पूरे एविडेंस देने के लिए तैयार हूं। प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी के अलावा कौन कौन से पुलिसकर्मी इस घिनौने कुकर्म में शामिल हैं? कृष्णकांत तिवारी और नरेश झा का पूरा कनेक्शन क्या है? उनकी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाओ। कितनी बार बात हुई और अब तक कितनी स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को शिकार बनाया गया? कपिल स्वामी, शिवम तिवारी, मुकुल शुक्ला, प्रदीप दुबे की आय के इनकम सोर्स क्या है और इनका कृष्णकांत तिवारी और नरेश झा से और मसाज पार्लर से क्या कनेक्शन है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अब तक कितने ग्राहकों को ब्लैकमेल किया गया? नाबालिग लड़कियां कहां से लाई जाती हैं और कहां कहां पहुंचाई जाती हैं? इस मसाज पार्लर की कमाई कहां पर पहुंचाई जाती है? सभी के मोबाइल की सीडीआर निकलवाओ और पूरा नेटवर्क चेक करो। और याद रहे कि मुझे जो नुकसान पहुंचाना है तो पहुंचा दो, लेकिन मेरे परिवार को कोई छुएगा तो एक पढ़ा लिखा और निडर पत्रकार क्या क्या कर सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले इतनी जांच करो, अभी और भी खुलासे होना बाकी है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं
और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।